बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाल किताब से कैसे देखते हैं कि विवाह कैसा रहेगा। लाल किताब बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के बारे में बात करती है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती है और वो उसको केवल लाल किताब को उपायों की किताब मान करके उसका ज्यादा अध्ययन नहीं करते। मैं मानता हूं इसके जो सूत्र लिखे हैं वो टुकड़ों में लिखे गए हैं, पर ऐसा भी ना हो जो समझा ना जा सके। आज मैं आपके सामने बड़े आसान तरीके से बताने जा रहा हूं कि लाल किताब में विवाह को किस तरह से देखा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। इसमें आपको मालूम है ये लाल किताब कुंडली हमने बना दी। इसमें लगन नहीं होता है। हर व्यक्ति की कुंडली मेष लगन की तरह ही होती है। तो ये एक प्रकार से लाल किताब की कुंडली बन गई। अब हम चर्चा करेंगे विवाह पर। विवाह जो है सप्तम भाव से ही देखा जाता है, पर अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो वैदिक ज्योतिष में होता है, जो सप्तम भाव का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, उन सब चीज़ों में जाना पड़ता है। लाल किताब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहती है कि भाई जो सातवां भाव है ये दो ग्रहों से बना है। एक है शुक्र और एक है बुध। देखना, बड़े आराम से समझना, शुक्र और बुध। बस ये समझ लिया तो आपको समझ में आ गया कि अगर कुंडली में शुक्र या बुध दोनों अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे बने हुए हैं तो विवाह आपका अच्छा ही होगा। और इसके विपरीत यदि कुंडली में ये शुक्र ग्रह खराब हो गया या बुध ग्रह खराब हो गया, दोनों में से कोई भी ग्रह यदि खराब हो, लाल किताब की भाषा में कहते हैं रद्दी हो जाए, आम भाषा में समझ लो कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों में फंस जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह में संकट रहते हैं। अब यहां पर क्या है, लाल किताब के और सूत्रों को समझेंगे तो हम विवाह को और समझ पाएंगे। लाल किताब के अनुसार केवल शनि ग्रह ही सप्तम भाव में उच्च का होता है। कहाँ? 7th हाउस में। अगर शनि यहां सप्तम भाव में बैठा है तो वो उच्च का होकर के बैठा है। उसके दुष्परिणाम ना के बराबर होंगे। बट इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो वह ग्रह मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे। चाहे वो ग्रह पाप ग्रह हो, चाहे वो ग्रह शुभ ग्रह हो। अब जैसे अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए या राहु बैठ जाए, अगर ये 7th हाउस में इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है तो लाल किताब के अनुसार ये स्त्री श्राप है। यानी कि पूर्व जन्म में आपने निश्चित रूप से किसी महिला को धोखा दिया है, प्रेम में चीट किया है या उसको सताया है, मारा है, पीटा है, तो निश्चित रूप से इस जन्म में आपको मैरिज में डिले भी हो सकता है, यानी देरी की भी संभावना है। और अगर विवाह हो भी गया
तो विवाह को चलाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर यहां पर बृहस्पति बैठ गया तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। कहने को तो बड़ा शुभ ग्रह है, पर इसे भी अच्छा नहीं मानेंगे। मंगल का बैठना वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मांगलिक दोष की श्रेणी में आ जाता है। और मंगल को देखते समय तो एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप लाल किताब का नियम देख रहे हैं, कि मंगल बद तो नहीं है। अगर मंगल बद होकर के विवाह स्थान में बैठा है, ये तो बहुत हार्मफुल है। क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, मार पीट पति पत्नी के बीच में संभव है। अब वो मंगल बद कैसे देखते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत वीडियो पड़े हुए हैं। आप जाकर के जरूर वहाँ पर जाकर के जरूर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मंगल बद कैसे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो सप्तम में बैठे और अच्छे परिणाम दे दे शनि को छोड़ करके। इवन अगर शुक्र भी स्वयं सप्तम भाव में बैठे तो लाल किताब इसे अच्छा नहीं मानती। वो कहती है भाई देखो, ये मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और कभी कभी तो ये दो विवाहों की तरफ भी लेके जा सकता है। इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको ये परेशानी में डाल सकता है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अकेला बुध बैठा है, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पर हाँ, बुध को पारस मणि पत्थर कहा गया है। तो यहाँ पर अगर वो कि शुक्र के और बुध दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो धन धान्य के लिए अच्छा होता है, पर कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब एक और टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जहां पर भी शुक्र कुंडली में बैठा हुआ है, शुक्र जहां पर भी बैठे, बुध उससे पीछे होना चाहिए। जैसे सपोज करो शुक्र आपका दसम भाव में बैठा है, शुक्र दसम भाव में मान लो बैठा है, तो क्या है कि यहां पर शुक्र 10वें भाव में बैठा दिया, तो बुध एक कदम पीछे ऐसे होना चाहिए। और अगर इसके साथ सूरज बैठा है तो खैर कहना ही क्या। नहीं तो बुध शुक्र से पीछे रहेगा तो ये शुक्र पर एक कमांड कसता है। शुक्र नहीं तो कई बार अपनी मैरिज के मामले में गड़बड़ियां कर जाता है। अगर यही बुध जो यहां एक कदम पीछे है, वो अगर एक कदम आगे हो जाए, बुध जैसे यहां पे शुक्र 10वें में बैठा और बुध 11वें में बैठ जाए, यानी एक कदम आगे चला गया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भी मैरिज लाइफ के लिए बड़ा गड़बड़ कर देता है। और अकेला अगर बुध है तो निश्चित रूप से अकेला बुध को लाल किताब में अच्छा नहीं माना जाता। लाल किताब कहती है कि अगर बुध अकेला पड़ा हुआ है तो वैसे ही वो कमजोर हो जाता है, वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। और हमने शुरुआत कहां से की थी कि अगर कुंडली में बुध में कमजोरी है तो ऐसा व्यक्ति मैरिज को ढंग से समझ ही नहीं पाता है कि मैरिज को चलाना कैसे है, और वो उलझ जाता है छोटी छोटी लड़ाइयों में, गुस्से में, परेशानियों में, और मैरिज को ढंग से नहीं चला पाता। वैसे तो बुध का संबंध बुद्धि से है, चतुराई से है, बटरिंग से है, मक्खनबाजी से है। और आप सभी जानते हैं इस संसार में हर महिला चाहती है कि उसको चाहने वाला, उसका बॉयफ्रेंड हो या उसका हस्बैंड हो, वो उसकी तारीफ़ें करे। वो तारीफ़ चाहे झूठी ही क्यों ना हो, पर उसकी तारीफ़ करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी रेस्पेक्ट करे। और जिनका बुध कमज़ोर होता है वो इस मामले में बेचारे कमज़ोर होते हैं।
वो कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी पैदा करते रहते हैं। और हाँ, झूठी तारीफ करना तो उन्हें आता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ सच्ची तारीफ करना भी वो नहीं जानते। आप कहते हैं कि नमस्ते के पीछे किसी से बुराई मोल नहीं लेनी चाहिए, नमस्ते हर किसी को कर देनी चाहिए। ये बुद्ध का की फिलॉसफी है। पर अगर बुद्ध कमज़ोर है तो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों में एक बड़ा गच्चा खा जाता है। तो बुद्ध अच्छे विवाह के लिए, अच्छी मैरिज लाइफ के लिए बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अक्सर जब ज्योतिष में मैं देखता हूँ, अक्सर ज्योतिषाचार्य भी गलती खा जाते हैं। बुध को इम्पोर्टेंट प्लेनेट मान के बिल्कुल साइड में कर दिया जाता है कि अरे ये तो इम्पोर्टेंसी का प्लेनेट है या इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। भाई, हम क्यों भूल जाते हैं ये बुद्धिमता का प्लेनेट है, ये चतुराई का प्लेनेट है, ये जानता है सामने वाले को खुश कैसे करना है। बुध जानता है कि अच्छे जोक्स कब कहने हैं, ये इसको चुटकुलेबाजी में बड़ा मज़ा आता है। ये ऐसा आदमी किसी को भी ऐसे शब्दों के द्वारा खुश कर सकता है, क्योंकि आपकी वाणी भी तो बुध से ही आती है। अगर आपकी वाणी में दोष है तो निश्चित रूप से आप लोगों को नाराज करोगे। अगर आपकी वाणी में मिठास है, आप मीठे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छी मीठी वाणी में बातचीत कर सकते हैं। पर ये जब ही होगा जब आपका ये बुध मजबूत होगा। और बुध मजबूत जब होगा जब इसका कोई मित्र ग्रह इसके साथ बैठा होगा। जैसे सूरज इसके साथ बैठ जाए, शुक्र इसके साथ बैठ जाए, तो ये थोड़े से मजबूती प्राप्त कर लेता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब शुक्र की कहानी को समझ लो। शुक्र एक तो मैंने बता दिया, शुक्र के या तो एक कदम बुध पीछे हो या उसके बेशक साथ में आ जाए, कोई बात नहीं, तो भी परेशानी इतनी नहीं है। परंतु अगर शुक्र के साथ किसी भी तरह का पाप ग्रह कैसे होते हैं? यदि जैसे शुक्र के साथ राहु आ जाए, शुक्र के साथ केतु आ जाए, शुक्र के साथ मंगल आ जाए, तो ये जो पापक ग्रह है, ये शुक्र के साथ शनि आ जाए, ये जितने भी पाप ग्रह हैं, राहु, शनि, मंगल, केतु, अगर ये शुक्र के साथ बैठ गए तो ये आपकी मैरिज में संकट पैदा करते हैं। और एक बड़ा प्यारा सूत्र देता हूं, जैसा ग्रह शुक्र के साथ बैठा होगा वह ग्रह आपकी पत्नी के स्वभाव में इंटरफेयर करेगा, मतलब वैसा ही कर देगा। जैसे अगर गर्म प्रकृति का ग्रह शुक्र के साथ बैठा है तो आपकी पत्नी का स्वभाव भी गर्म हो जाएगा। जैसे सूरज और शुक्र का मेल, जैसे सन एंड वीनस, सूरज और शुक्र एक साथ बैठ गए कुंडली में। अब सूरज गर्म प्रकृति का ग्रह, तो आपकी पत्नी का भी मिजाज थोड़ा रोबीला रहेगा, थोड़ा बॉसी नेचर रहेगा, तो उसको ज़्यादा बक 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 करने की आदत नहीं रहेगी। वो एक बार में एक ही बात कहेगी, भाई ऐसा काम ऐसा होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। ऐसे ही मंगल अगर शुक्र के साथ बैठा होगा तो पत्नी में गुस्सा बहुत होगा, क्रोध बहुत होगा। शुक्र के साथ केतु बैठा होगा तो क्रोध अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये पाप ग्रह या ये गर्म प्रकृति के ग्रह आपके जीवन साथी के स्वभाव को गड़बड़ा सकते हैं। शुक्र लाल किताब के अनुसार अगर छठे भाव में बैठ जाए तो लाल किताब कहती है भाई शुक्र छठे भाव में नीच राशि का माना जाता है।
तो यहां पर भी शुक्र की खराबी को माना जाता है। पर शुक्र 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। अगर शुक्र, फिर से समझो, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र और बुध अच्छे बने हुए हैं तो निश्चिंत रहे, आपको मैरिज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपके जीवन में जो दाम्पत्य सुख लिखा है वो पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा और आप अपने गृहस्थ का जीवन का आनंद ले सकेंगे। कितना प्यारा और कितना छोटा सा सूत्र है। कहीं पर आपको नवमांश में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल शुक्र और बुध की कंडीशन को देखना है और देखना है सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है। कोई ग्रह नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर कोई है तो वो अच्छी बात नहीं है। केवल शनि को छोड़ के कोई भी ग्रह सप्तम भाव में अच्छा परिणाम नहीं देता लाल किताब के अनुसार। अगर शुक्र और बुध में गड़बड़ी है, जो भी ग्रह कमजोर है, पाप प्रभाव में है, फिर आपको लाल किताब के उपाय सिस्टमैटिक वे से करने पड़ते हैं। अच्छा, कितने दिन उपाय करने पड़ेंगे? ये कुंडली देख के समझ में आएगा कि कितने दिन तक उपाय होंगे। ये उपाय 43 दिन भी हो सकते हैं, 43 सप्ताह तक भी हो सकते हैं, और उसे आगे फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, उन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक शुक्र का इलाज करना होगा या जब तक बुध ग्रह का इलाज करना होगा, जब तक कि आपकी समस्या का समाधान ना हो। और अगर कुंडली में स्त्री श्राप है तो आपको उस स्त्री श्राप के लिए कम से कम 3 साल से 5 साल तक उपाय करना चाहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे इतने वर्ष हो गए पढ़ाते हुए और 25 वर्ष के लगभग हो गए मुझे ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कुछ लोग मात्र 43 दिन उपाय करके छोड़ देते हैं, उनको मैरिज लाइफ में ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। कई बार हमें लगता है कि भाई लाल किताब में तो बहुत चमत्कारिक उपाय हैं, डेफिनेटली हैं, पर समस्या भी तो देखनी पड़ेगी हमें। समस्या का लेवल क्या है? अगर समस्या गंभीर है तो 43 दिन के एक बार उपाय करने में आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। उपाय लंबे समय तक करने से ही लाभ होगा। जगह जगह ज्योतिषाचार्यों के पास भटकने से भी लाभ नहीं होगा। कुछ लोगों में इतना इम्पेशंस रहता है, खास करके मैरिज के मामले में, वो बार बार ज्योतिषी बदलते रहते हैं। ज्योतिषी नहीं, अपनी कुंडली उठाइए, अपनी समस्या को पहचानिए और समझिए कि कुंडली में दोष कहाँ पर छिपा हुआ है। अगर दोष बड़ा है तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको लंबे समय तक उपाय करने हैं और कुछ हद तक तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी। ऐसा दुनिया में कोई उपाय नहीं जो तुम्हें 100% तकलीफ से बचा के ले जाए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि हम सभी विधि के विधान में बंधन में बंधे हुए लोग हैं और हम अपनी तकलीफ को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, ये भी मेरा अनुभव है। जो लोगों ने स्त्री श्राप के लिए या अपनी मैरिज लाइफ के लिए लंबे समय तक उपाय करे, उनकी मैरिज लाइफ इस कदर इस लेवल पर आ गई कि बिल्कुल सामान्य स्तर पर उनकी मैरिज लाइफ चल रही है। हाँ, उनको अब फील नहीं होता इतना कि भाई मैरिज में बहुत ज़्यादा उलझने, क्योंकि उलझने कम हो गई हैं और इसलिए उनमें एक सामंजस्य बन गया है। दूसरा, कहीं ना कहीं जब हम बुध का इलाज कर रहे होते हैं तो हम समझ जाते हैं
कि अपने जीवन साथी को खुश कैसे करना है या खुश कैसे रखना है। और जब जो इंसान ये टेक्निक सीख जाता है उसकी मैरिज लाइफ अच्छी होती है। मेरा तो यहाँ तक कि मानना है लाल किताब आज के नौजवानों को सीखनी चाहिए और कम से कम ये विवाह का चैप्टर तो जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आज हम बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलवा रहे हैं, और जितनी बड़ी डिग्री माँ बाप सोचते हैं बच्चा उतना ही इंटेलिजेंट हो गया, पर हम भूल गए निश्चित रूप से आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, पर उसे विवाह के बारे में क्या अनुभव है, क्या उसको मालूम है। उसके कंसेप्ट विवाह के मामले में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है। और हमने देखा है प्रैक्टिस के दौरान युवा बेचारा गुमराह हुआ घूम रहा है, भटक रहा है। लड़के को नहीं मालूम कि उसे लड़की कैसी चाहिए, लड़की को मालूम नहीं कि लड़का कैसे चाहिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे जी, हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि हमें कैसी लड़की चाहिए या कैसा लड़का चाहिए। नहीं साहब, आप जो है कभी पैकेज ढूंढ रहे हो कि लड़की इतने पैकेज की होगी या लड़की वाले इतने पैकेज वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। शादी का मतलब क्या है, विवाह का मतलब क्या है और विवाह को निभाना कैसे है, ये आप एक ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपको समझ में आएगा। शुक्र रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा ग्रह है, इस रिलेशनशिप के लिए हमें क्या त्याग करना पड़ता है, कब कब त्याग करना पड़ता है, और आपको इमोशनली मैच्योर कितना होना पड़ता है। लोगों का आईक्यू लेवल तो बहुत मजबूत हो गया है आज के समय में, पर ईक्यू लेवल में गड़बड़ियां हैं, यानी कि इमोशनल कॉन्सेंट। अगर इमोशनली यह व्यक्ति, क्योंकि शुक्र इमोशंस का भी प्लेनेट है, क्योंकि ये जल तत्व का प्लेनेट है तो इमोशंस का भी प्लेनेट है। जो विवाह है इसमें इमोशनल बॉन्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस लड़के का या जिस लड़की का शुक्र कमजोर होगा वो अपने जीवन साथी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बना ही नहीं पाता है। अब हो गई ना बड़ी समस्याएं, अब सारी किताबें सारी डिग्रियां एक तरफ रखी रह जाएंगी। इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। हमें इमोशनली किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है। लोगों में ये इमोशंस का अप एंड डाउन मैरिज लाइफ को बिगाड़ के रख देता है। जो लोग इमोशनली बड़े एक्टिव हुए और अपने जीवन साथी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, फिर जीवन में विवाह में जितने मर्जी उतार चढ़ाव हुआ, विवाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बुद्ध का मैंने समझा ही दिया। अगर आपके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस लेवल नहीं है अपनी मैरिज को संभालने का, तो भी मैरिज नहीं संभाल पाओगे। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि 2 और 2 4 जी हमें बड़ा समझ में आता है, कि हम अपने जीवन को समझ पाएं, हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए अपनी मैरिज से, ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिटेड होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नॉन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अक्सर युवाओं में बड़ी अनप्रैक्टिकल सी अप्रोच भी होती है। हमने देखा है लड़की 2.5 से 3 लाख रुपए महीने कमाने वाली चाहिए, फिर वो ऑफिस से आकर के घर का खाना भी बना दे, वो उसके पेरेंट्स को भी पैम्पर कर ले, वो उसे भी पैम्पर करे, वो उसके लिए बच्चे भी करे और बच्चों को भी फिर पैम्पर करे, और वो पूरे परिवार को भी संभाल के रखे, पूरे रिश्तेदारों को भी संभाल के रखे। भाई साहब नहीं होगा। जो उसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहा है वो उसको 24 घंटे जो है काम लेने की मंशा रखता है, तो उसके पास कितना वर्कलोड होगा, फिर वो आपके घर को कैसे मैनेज करेगी। तो आपको
ऐसे मामले में अगर आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए तो खुद आगे आकर के प्रस्तुत होना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी और आपको कोई वे आउट निकालना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर से जो फैमिली प्रेशर्स है उसको किसी तरह से कम किया जा सके। इसी प्रकार से एक लड़की को भी सोचना चाहिए कि अगर उसे बहुत कामयाब पति चाहिए तो वो उसकी हेल्प करे। ये नहीं कि अब उसको लगे कि उसके आगे पीछे चक्कर काटे और रोमियो की तरह चक्कर काटता रहे। ये सब खामखाई के एक्सपेक्टेशन हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझें और लाल किताब के बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं, इनको समझें, रेमेडीज़ करें और जीवन में खुशहाल जीवन जिए। आज का ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।